नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल एमए फाइनल के 7th प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपन ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के बारे में अध्ययन किया था और उसके पश्चात आज अपन कुछ थिंकर्स जो प्रकार्यात्मक उपागम के बारे में अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में थोड़ा अपन बातचीत करेंगे। मैं सोचता हूँ संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज यहाँ पर अपन समाजशास्त्र में मर्टन का प्रकार्यात्मक विश्लेषण सिद्धांत जो कि उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत का निर्माण जिस प्रकार मर्टन ने किया है वह एक प्रकार का सैद्धांतिक संहिताकरण है जिसमें वे रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोव्स्की और पार्सन से जो कुछ ले सकते हैं उदार हाथ से लेते हैं। इन सबको वे एक व्यवस्थित श्रेणी या संहिता में रखते हैं और यही उनका प्रक्रियात्मक विश्लेषण का सिद्धांत है। सबसे पहले वे प्रकार्य मत की मीमांसा करते हैं और सलाह देते हैं कि इस पद के मनमाने प्रयोग को छोड़कर विशिष्ट अर्थ में ही काम में लेना चाहिए। प्रकार्य पद का विशिष्ट अर्थ गणित के चर से जुड़ा हुआ है और इसका अर्थ व्यवस्था के एक भाग का संबंध अन्य भागों और संपूर्ण व्यवस्था से होता है। इसके बाद वे प्रकार्यात्मक विश्लेषण को वैचारिक के स्तर पर देखते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण अपने आप में बहुत जटिल है और इसके परस्पर विरोधी स्वरूप हैं। यहाँ हम मर्टन की प्रकार्यात्मक विश्लेषण को देने से पहले इस विश्लेषण के प्रति समाज विज्ञान में जो विचारधारा प्रचलित है उसका उल्लेख करेंगे। प्रकार्यात्मक विश्लेषण एक विचारधारा आइडियोलॉजी के रूप में है। किस प्रकार है वो? जब से प्रकार्यात्मक सिद्धांत का उद्गम हुआ है इस पर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। विचारधारा के स्तर पर यह कहा जाता है कि प्रकार्यवाद सिद्धांत न होकर एक निश्चित विचारधारा का पोषक है। इसे एक दकियानुसी या रूढ़िगत विचार कहा जाता है। कुछ विचारक तो प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रतिक्रियावादी सिद्धांत कहते हैं। इन आरोपों का बहुत बड़ा आधार यह है कि प्रतिक्रियावादी सिद्धांत में किसी तरह की गतिशीलता नहीं रहती है। इसकी रुचि समाज को उसी अवस्था में बनाए रखने की है जिस अवस्था में वह है। बस व्यवस्था टूटे नहीं, इस सिद्धांत का लक्ष्य है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत के निष्क्रिय होने के कारण समाज की यथास्थिति बनी रहती है। आज का समाज वर्ग समाज है। इस समाज में पूंजीपतियों, उद्यमियों, आर्थिक व राजनीतिक अभिजनों आदि का स्थान सर्वोच्च है। इसी समाज में अंतिम छोर पर निम्न वर्ग व दलित है। यदि प्रकार्यवादी संदर्भ में देखा जाए तो दलितों व गरीबों का कोई भविष्य नहीं है, उनकी यथास्थिति बनी रहती है। इस सिद्धांत पर इन्हीं कारणों से यह आरोप मजबूत होता है कि समाज में उच्च वर्ग प्रकार्यवाद को बढ़ावा इसलिए देते हैं कि समाज में उनकी स्थिति यथावत बनी रहे। पूंजीपति एक माफिया गिरोह की तरह हैं जिन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रोत्साहित करने की साजिश कर रखी है। कुछ विचारक प्रकार्यात्मक विश्लेषण के क्रांतिकारी मानते हैं। यह आरोप रूढ़िवादी आरोप से बिल्कुल विपरीत है। इसी संदर्भ में लेपियरे का कहना है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण अपने दृष्टिकोण में आलोचनात्मक है और अपने निर्णय में व्यावहारिक। यही दृष्टिकोण इस सिद्धांत को क्रांतिकारी बना देता है। रुचिकर बात यह है कि जहां एक और प्रकार्यात्मक विश्लेषण को रूढ़िवादी समझा जाता है वहीं दूसरी ओर उसे क्रांतिकारी भी। वास्तविकता यह है कि यह सिद्धांत न तो रूढ़िवादी है न क्रांतिकारी। किसी भी सिद्धांत के साथ विचारधारा को जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। उसमें एक तरह का विज्ञान होता है, तर्क होता है, आगमन व निगमन होते हैं। फिर ऐसे सिद्धांत को
किसी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा के साथ जोड़ना सिद्धांत के साथ अन्याय है। समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक पैराडाइम है जो कि रॉबर्ट मर्टन ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत का ऐतिहासिक विश्लेषण किया, जहां एक और उन्होंने अगस्त काम्टे से लेकर दुर्खाइम तक के समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद के विकास को देखा। वहीं उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन तथा मेलिनोस के द्वारा विकसित प्रकार्यात्मक सिद्धांत का विश्लेषण भी किया है। इन सब से कुछ न कुछ उधार लेकर मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक पैराडाइम यानी मॉडल तैयार किया है। उनका कहना है कि हम दुनिया के किसी भी समाज का अध्ययन करना चाहें और यदि हमारे अध्ययन का संदर्भ प्रकार्यवादी है तो उनका यह मॉडल लागू किया जा सकता है। मॉडल तो एक मेथड है जिसकी सहायता से हम एक समाज का सांगोपांग अध्ययन कर सकते हैं, पूरा अध्ययन कर सकते हैं। बड़े चिंतन और अनुभविक व्यवहार के आमूर्तीकरण के बाद मर्टन ने इस पैराडाइम के कारण बताए। पैराडाइम में 11 मद हैं। इन मदों को अध्ययन में लागू कर समाज की प्रकार्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। तो सबसे पहले मर्टन द्वारा जो मद बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला मद है वे मद जिनके कारणों की प्रकारों की पहचान की जाती है। अनुसंधानकर्ता के लिए ये सबसे पहली आवश्यकता है कि वे उन आदर्श सामाजिक सांस्कृतिक मदों को पहचाने जिनका वह प्रकार्यात्मक अध्ययन करना चाहता है। उदाहरण के लिए भारतीय गांव के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह पक्का करना होगा कि वह गांव में अगणित तत्वों का विकास, अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, परिवार और राजनीति आदि में से किन मदों का अध्ययन करना चाहता है। यह मद निश्चित हो जाते तो मर्टन का पैराडाइम आगे चलता है और दूसरा पैराडाइम बनता है अध्ययन से संबंधित उद्देश्य और प्रेरणाएं। जब व्यक्ति किसी भी मद को अपने गहन अध्ययन के लिए तय करता है तो उसके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर आता है, अनुसंधानकर्ता अमुक मद का अध्ययन क्यों करना चाहता है, इसके पीछे उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अध्ययन का कारण किस भांति मद से संबंधित है, अभिवर्तियों से जुड़ा हुआ है। इन प्रश्नों का जवाब व्यवस्था के उद्देश्यों को निश्चित करेगा। उदाहरण के लिए राजनीति और अपराध के गठबंधन को अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं तो इस तरह के अध्ययन में स्वाभाविक रूप से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे पास अध्ययन करने का कारण क्या है और इसे किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य के प्रति वह चेतना प्रकारात्मक विश्लेषण में सहायता देता है। इसीलिए अध्ययन के हम लोग ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। तीसरा, वे प्रकार्य किस भांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। किसी भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण में इस तथ्य को खोज करनी चाहिए कि किस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, वह कहाँ तक अध्ययन क्षेत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। यह मद दुष्कार्य है तो नहीं है। सामान्यतया अनुसंधानकर्ता की प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी भी मद के सकारात्मक प्रकारों को ही देखता है। इस प्रवृत्ति के कारण नकारात्मक दुष्कार्य उपेक्षित रह जाते हैं। अतः किसी भी मद को सकारात्मक कार्य को देखते हुए हमें प्रयुक्त अवधारणाओं का प्रकार्य के विभिन्न प्रकारों से संबंध में विश्लेषण करना चाहिए। इस तरह से विश्लेषण में कई समस्याएं रहती हैं। यहाँ प्रकारों के विश्लेषण के लिए मर्टन ने कुछ नई प्रकार्यात्मक अवधारणाएं दी जिनका खुलासा हम करेंगे, जिसमें पहला प्रकार्य बहुल प्रमाणिक परिणाम है और दूसरा प्रकार्य गतिविधि के परिणाम है। दुष्कार्य में गतिविधियों के वे परिणाम हैं जो अपने संबंध व्यवस्था के साथ अनुकूल नहीं रहते हैं। और उन्होंने मर्टन ने प्रकार्य के दो वर्ग बताए हैं। पहला प्रकट प्रकार्य और दूसरा अप्रकट प्रकार्य। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे डिस्कस किया था कि प्रकट प्रकार्य वे प्रकार्य होते हैं जो निरपेक्ष परिणाम हैं, जो व्यवस्था के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं, अनुकूल करते हैं। इस तरह के परिणाम व्यवस्था द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। व्यवस्था मद से ये अपेक्षा रहती है कि अमुक प्रकार्य मद पूरे कर देगा। इस तरह के प्रकार्य जिनके पूरे होने पर विश्वास व्यवस्था को होता है वह निर्दिष्ट प्रकार्य कहलाते हैं। और दूसरा प्रच्छन्न प्रकार्य, मद कुछ ऐसे प्रकार्यों को अंजाम देता है जो अनिर्दिष्ट होते हैं। इन प्रकार्यों को प्रच्छन्न प्रकार्य कहा जाता है। प्रच्छन्न प्रकार्य न तो निर्दिष्ट होते हैं
और नई व्यवस्था द्वारा स्वीकृत। उदाहरण के लिए राम की शोभा यात्रा में निर्दिष्ट प्रकार तो राम को प्रति श्रद्धा और उपासना को अभिव्यक्ति देता है, लेकिन इस शोभा यात्रा में जब दंगा हो जाता है तो वह प्रच्छन्न प्रकार्य हो जाता है। चौथा, उन इकाइयों की पहचान जिनके लिए मद प्रकार्यात्मक है। पांचवा, उन कार्यों की खोज जो व्यवस्था की आवश्यकताओं को और पूरा आवश्यकताओं पर पूरा करते हैं। 6, ये वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रकार्य संपन्न किए जाते हैं। और 7, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा। 8वां, प्रकार्य के लिए संरचनात्मक दबाव और गतिशीलता और परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक मान्यताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का युक्तियुक्त प्रमाणीकरण। प्रकार्यात्मक विश्लेषण से जुड़ी हुई वैचारिक समस्याएं। इस प्रकार मर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत कुछ पैराडाइम तय किए थे जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। और अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि कुछ और अन्य समाजशास्त्रियों ने प्रकार्यात्मक उपागम की कुछ संरचनात्मक विशेषताएं या विश्लेषण किया है उनका, वो इस प्रकार है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया गया था कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का प्रयोग अलग अलग रूप में बहुत पहले से किया गया है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण की सामान्यतया जैविक आधारों से की गई है। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, पेरेटो, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की ने इसी उपागम का प्रयोग अपने विश्लेषण में किया है। इसकी चर्चा भी की जा चुकी है। 20वीं शताब्दी के बीच और बाद में कुछ समाजशास्त्रियों का नाम इस उपागम के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से 2 नाम सर्वप्रमुख रहे हैं, टालकट पार्सन तथा रॉबर्ट के मर्टन। और टालकट पार्सन से जिन सिद्धांतिक व्याख्याओं को प्रस्तुत किया उनमें सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रणाली की व्यवस्था के सिद्धांत प्रमुख हैं। सामाजिक प्रणाली तथा व्यवस्था के विश्लेषण में पार्सन ने भूमिका, संतुलन तथा प्रतिरूप भिन्नताओं, पैटर्न वेरिएबल्स की चर्चा की। पार्सन ने इन्हीं 3 आधारों पर सामाजिक प्रणाली या व्यवस्था के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त पार्सन ने शक्ति संबंधों और आधुनिकता पर अपनी सैद्धांतिक व्यवस्था व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। रॉबर्ट के मर्टन का समाजशास्त्रीय योगदान उनकी सैद्धांतिक तथा पद्धति की व्याख्याओं के साथ संबंधित है। मर्टन मध्य स्तरीय सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी के प्रतिपादक थे। उन्होंने प्रकार्यवाद के अर्थ को स्पष्ट किया और उसे एक सुनिश्चित दिशा दी। प्रकार्यवाद के अध्ययनों के लिए एक पद्धति के रूप में उन्होंने एक पैराडाइम की रचना भी की, जो कि पूर्व मैंने आपको स्पष्ट किया। प्रकार्यवादी को समझने के लिए ही मर्टन ने विचलन का भी अध्ययन किया। मर्टन संरचनात्मक प्रकार्यवाद व्याख्याओं के बड़े योगदान देने वाले माने जाते हैं। पार्सन्स और मर्टन के योगदान के अतिरिक्त नए योगदान के लिए 2 समाजशास्त्रियों के नाम और जाने जाते हैं। ये 2 नाम आधुनिकतम समाजशास्त्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान समाजशास्त्री लुमेन और गिडिंग्स इस श्रेणी में आते हैं। लुमेन और गिडिंग्स दोनों ही इसका संबंध आधुनिक समाजों से है। निश्चित ही ये दोनों विद्वान पार्सन तथा मर्टन के विस्तार नहीं हैं। दोनों विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक धारा को अपने ही दृष्टिकोण से देखा है। लुमेन ने प्रणाली व्यवस्था की पुनर्व्याख्या की है। लुमेन का तर्क था कि सामाजिक प्रणाली अर्थपूर्ण व्यवहारों की भागीदारी है और अर्थपूर्ण व्यवहारों की भागीदारी से बनती है। ये अर्थपूर्ण व्यवहार संप्रेषण द्वारा निर्मित होते हैं। लुमेन की यह मान्यता थी कि संपूर्णता संतुलित प्रणाली जैसी व्यवस्था मिलना मुश्किल है। लुमेन ने आधुनिक समाज तथा विश्वास ट्रस्ट का भी विश्लेषण किया। एंथोनी गिडिंग्स का मुख्य योगदान संरचनात्मकता पर था। गिडिंग्स का मत है कि किसी भी सामाजिक क्रिया का कार्य संरचना को पैदा करना है। गिडिंग्स पार्सन्स के विचारों के आलोचक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि सामाजिक प्रणाली अपने आप में अंत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तित्व को गैर प्रकार्यवादी घोषणा पत्र कहा है। इसका कंक्लूजन इस प्रकार है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समाजशास्त्र के विश्लेषण के लिए एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र के प्रारंभ के साथ कई विज्ञानों का प्रभाव समाजशास्त्रीय चिंतन पर पड़ा। उनमें से एक का संबंध है जैविक संरचना को सामाजिक संरचना के समक्ष लाना था। संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम की रचना इसी समकक्षता से उत्पन्न हुई थी। संरचनात्मक प्रकार्य के अंतर्गत ये कल्पित है। संरचना छोटी इकाइयों से निर्मित है। ये इकाइयाँ एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं तथा संपूर्णता को या संपूर्ण प्रणाली को भी प्रभावित करती है। संरचना की
इन इकाइयों के अपने प्रकार हैं जो प्रणाली को समायोजित तथा संतुलित करने में मदद करते हैं। प्रारंभिक तथा बाद में अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण के लिए इस उपागम का प्रयोग किया है। विशेष रूप से रॉबर्ट के मर्टन का योगदान इस उपागम के स्पष्टीकरण के लिए महत्वपूर्ण रहा है। कल नमस्कार और धन्यवाद। कल अपन नेक्स्ट यूनिट जो कि सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू, इरावती कर्वे, AM शाह और सिविलाइजेशनल व्यू, NK बोस और सुरजीत सिन्हा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।